फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम टियान ली को देखते हैं जो कि बहुत सारे कैश के साथ में थी और वो सबको कलेक्ट कर रही थी सूटकेस में। सोचती है कि मुझे जल्दी से इन पैसों के साथ में भाग जाना चाहिए और वो इसी तरीके से उन पैसों को कलेक्ट कर रही थी और अपने बारे में बता रही थी कि वो रीबॉर्न हुई है, लेकिन उसकी सारी मेमोरीज एकदम इंटैक्ट है और वो सोचती है वो एक अमीर घर की डॉटर इन लॉ बनकर बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ जीती पूरे 3 साल तक। लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि बाद में तो उसको हथकड़ी पहना दी गई और वो पास्ट लाइफ का सीन याद करती है। इसके बाद हम पास्ट लाइफ का सीन देखते हैं जहाँ पर टियान आली अपने रेंटेड अपार्टमेंट में थी अपनी रूममेट लिली के साथ में। वो रो रही होती है और टियान ली उससे पूछती है लिली क्या हो गया। तो फिर हम देख पाते हैं लिली के यहाँ पर नेक के पास में कुछ मार्क्स थे और लिली रोते हुए बताती है कल जब वो काम पर गई थी तो एक स्ट्रेंज मैन उसके पास आया था और उसी ने उसके साथ में ये सब कुछ करा और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। टियान ली कहती है मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, लेकिन वो उसको रोक देती है और वो बहुत ज्यादा रोती है। और फिर टियान ली लिली से कहती है मैं तुम्हारे लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन खरीद कर लेकर आती हूँ। उसके दिमाग में चल रहा था कि हम लोग बचपन से एक दूसरे के क्लासमेट रहे हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मुझे इसकी मदद करनी है। फिर वो जा रही होती है लेकिन हम देखते हैं कि लिली उसको रोक देती है। उसको वो नेकलेस देती है और कहती है कि इसको लो और फेंक दो। तो फिर यहाँ पर टियान ली लिली से पूछती है इसको क्यों फेंक रही हो तुम। तो फिर वो बताती है कि वो ये उसी आदमी का है जो कि कल था जब मैं आधी नींद में थी तब उसने मुझे ये पहना दिया था। उसने मुझसे ये तक बोला कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर टियान ली लिली से कहती है लेकिन इस नेकलेस को देखकर लग रहा है कि ये रियल डायमंड से बना हुआ है, काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। इस पर भी लिली बोलती है मुझे ये नहीं चाहिए। फिर वो उससे कहती है कि कैसा रहेगा कि हम इसको बेच दें, इस तरीके से तुम अपने डैड के सारे डेबिट्स को पे कर पाओगी। और यहाँ पर टियान ली के दिमाग में चल रहा था लिली वो फीमेल लीड बन गई थी जो कि रातों रात सीईओ के प्यार में पड़ गई और मैं बस एक फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर थी जो कि एकदम डेस्परेटली अपनी फैमिली के 80,000 युआन का डेबिट पे करना चाहती थी। बाद हम देखते हैं यहाँ पर टियान ली लिली का शुक्रिया भी करती है और वो कहती है कि इतने ज्यादा बुरे टाइम में भी तुम मेरी मदद करने के बारे में सोच रही हो, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। चलो मैं अभी के अभी तुम्हारे लिए वो मेडिसिन खरीद कर लेकर आती हूँ। बोलने के बाद वो जाने लगी थी लेकिन फिर वो रुक जाती है, कहती है कि मुझे पता है कि तुमने कोई बड़ा डिसीजन लेने का बिल्कुल भी यहाँ पर सोचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात यह याद रखवाना चाहती हूँ, वुमेन की डिग्निटी बिल्कुल भी इन सब चीजों पर मैटर नहीं करती है। और फिर वो उसको संभालते हुए यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर वो बाहर आई थी और वो सोच रही थी क्या ये नेकलेस उसको 80,000 युआन दे सकता है, एटलीस्ट उसको कुछ पैसे तो मिलेंगे ही। यहाँ पर वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं उसके पास में हीरो का असिस्टेंट आता है। यहाँ पर वो तुरंत ही टियान ली को अप्रोच कर लेता है क्योंकि उसके हाथ में वो नेकलेस था और कहता है कि आपको हमारे साथ योनशी मैंक्शन चलना पड़ेगा, यंग मास्टर ने आपको बुलाया है। इस पर टियान ली एकदम हैरान होती है और पूछती है आप कौन हो। इस पर वो बताता है कि मैं जिंग हुआई जो कि यून फैमिली का एल्डेस्ट सन है उसका बटलर हूँ और ये जो नेकलेस है ना ये हमारी फैमिली का पुश्तैनी नेकलेस है और आप ये एल्डेस्ट यंग मिस्ट्रेस हो हमारी फैमिली की। ये सोचकर वो सोचती है कि तो उसने ही फैमिली के सन के साथ में नाइट स्पेंड कर ली। उसके दिमाग में भी लालच आ जाता है और वो सोचती है कि काफी ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है और उसको इसे रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। फिर वो उसके लिए मान गई थी। प्रेजेंट में वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रही होती है। प्रेजेंट में वो सोच रही थी अगर मैं ये सब कुछ लेकर गई तो फिर पक्का मुझे जेल हो जाएगी इस बार भी। फिर वो उस कैश को देखते हुए परेशान हो जाती है। तभी हम देखते हैं उसके रूम में एक मेड आ जाती है। वो बताती है कि यंग मास्टर आ गए हैं। ये सुनते ही उसे तो एक बड़ा सदमा लग जाता है और वो सोचती है कि वो तो पूरे के पूरे 3 सालों से 7 समुंदर पार है, आखिरकार वो अचानक से ऐसे वापस क्यों आ गया। उसके बाद हम जिंग हुआई को देखते हैं जो कि कार से उतरता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैमिली के सेकंड यंग मास्टर को, जिसको घर की मेड बताकर आती है कि आपके बड़े भाई आ गए। अब यंग मास्टरेस आपको बिल्कुल भी बुली नहीं करेगी। यहाँ पर हम चैंग को भी देखते हैं जो कि बैठा होता है। इसके बाद हम यहाँ पर जिंग हुआई को देखते हैं जिसके पास में बटलर जाता है और उसको कहता है कि आपका घर में स्वागत है। और जिंग हुआई पूछता है कि इन 3 सालों में चैंग की हालत कुछ ठीक हुई। वो बटलर बताता है कि आपकी वाइफ ने सेकंड यंग मास्टर का काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखा, रिकवरी काफी ज्यादा अच्छी होती गई। उसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। चैंग जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा भी हो गया अपनी इस हालत की वजह से। वो भड़कते हुए कहता है अपनी मॉम से कि मुझे किसी भी डॉक्टर को खुद को नहीं दिखाना है, आप चली जाओ यहाँ से। मॉम उससे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, डॉक्टर्स को उनका काम करने दो, ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कि फिर हम देखते हैं यहाँ पर टियान ली आ जाती है और कहती है कि मैंने भी नर्सिंग स्कूल से पढ़ाई करी है, मैं इसके इंजेक्शन लगा देती हूँ, क्या ही हो जाएगा। चैन भी उससे डर रहा था और हम देखते हैं यहाँ पर टियान ली उसको पलटती है और उसके बम में बहुत जोर से इंजेक्शन ठोक देती है और यहाँ पर वो उससे कहता है टियान ली मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अगले सीन में चैन की मॉम उससे कह रही थी कि तुम्हें व्हील चेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन चैन कहता है कि मैं बिस्तर में पड़े बड़े सड़ गल जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल भी व्हील चेयर पे नहीं बैठूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर टियान ली आती है, उसके हाथ में एक बॉल थी, उसके साथ में बहुत सारी मेड भी आती है, बहुत सारी बॉल्स लेकर। चैन टियान ली से पूछता है आप क्या खेल खेलने वाली हो तुम। तो फिर टियान ली कहती है वो रिवेलियन वाला गेम अब स्टार्ट होता है और फिर वो यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ को भी एक बॉल पकड़ा देती है और फिर हम देखते हैं ये सबके सब लोग चैन के ऊपर बॉल फेंकने लग जाते हैं और टियान ली बहुत ज्यादा उसको टीज कर रही थी और कह रही थी कि अगर तुम व्हील चेयर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर तुम्हें सजा तो झेलनी पड़ेगी। इसके बाद ये सब लोग उसको बॉल से मारने लग जाते हैं। फिर हम
देखते हैं उन लोगों से बचने के लिए उसको व्हील चेयर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं जिंग हुआ इसे प्रेजेंट में बटलर बता रहा था कि आपकी वाइफ ने कभी भी सेकंड यंग मास्टर को एक पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं किया। वो बड़बड़ा रहा होता है कि इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं किया वैसे। इसके बाद यहाँ पर जिंग हुआ बोलता है कि पहले तो वो काफी ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाई होगी। कहता है नहीं, उन्होंने तो यहाँ की लाइफ बहुत ज्यादा जल्दी अडेप्ट कर ली थी। और फिर वो यहाँ पर नोटबुक्स में दिखाता है कि ये आपकी वाइफ के पिछले 3 साल के सारे एक्सपेंसेस हैं, एक बार आप इस सबको देख लो। और फिर हम देखते हैं जिंग हुआई भी उन नोटबुक को देखने लग जाता है और वो कहता है कि 3 साल में उसने कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च नहीं कर दिए। तो फिर वो बताता है कि ये तो पहले महीने के बिल्स हैं। बची हुई नोटबुक भी वो दिखा रहा था। जिंग हुआई उसको रख देता है और कहता है कि हाँ, जो ये गरीब लोग होते हैं ना, अगर अचानक से अमीर बन जाए तो फिर इनके ज्यादा ही तीतर निकल आते हैं। मैं उसे यहाँ पर इसी वजह से लेकर आया था ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूं। यार मेरी वाइफ को पता नहीं है कि मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ। उस पर बटलर कहता है कि आपने आपकी वाइफ को पिछले 3 सालों से देखा नहीं है, डेफिनेटली अपने रूम में होगी और आपके स्वागत की तैयारियां करी होगी। मेड को भेजकर उनको नीचे बुलवा लेता हूँ, लेकिन वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अपने रूम में चला जाता हूँ। दूसरी तरफ हम टियानली को देखते हैं जो कि मेड से कहते हैं ठीक है तुम चली जाओ। जाने के बाद तो यहाँ पर वो सोचती है पास्ट लाइफ में भी जिंग हुआई आज के दिन ही वापस आया था, लेकिन उस टाइम पर मैं तो बिल्कुल पागलों की तरह शॉपिंग कर रही थी उसके ब्लैक कार्ड से। इसी वजह से हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पाए थे। उसके बाद हमें पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टियांगली ने लिली को फोन करके पूछा था कि उस रात वाला आदमी किस तरीके से दिखता है, तुम्हें याद है क्या? लिली कहती है कि नहीं मुझे याद नहीं। टियांगली तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा। वो जरा सा भी आइडिया नहीं है वो किस तरीके से दिखता था, और जो थोड़े बहुत अपीयरेंसेस उसको याद थे लिली उन्हीं को एक्सप्लेन करने लग जाती है टियांगली को। और उसके बाद टियांगली जो कि बहुत ज्यादा लालची थी पास्ट लाइफ में, उसके दिमाग में चल रहा था लिली देखो अब इस जगह पे मैं आ गई तो फिर ये तो मेरी किस्मत की बात है, तुम्हें नहीं एंजॉय करने को मिली लग्जरी लाइफ, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो करूंगी एंजॉय। और फिर उसके दिमाग में चल रहा था कि वो तो अब्रॉड मिशन करने चला गया था, तुरंत उसे क्या ही पहचान में आऊंगी मैं। और प्रेजेंट लाइफ में वो अपना सर पकड़कर परेशान हो रही थी कि वो क्या करेगी। के दिमाग में चल रहा था ये ही फैमिली कुछ ज्यादा बेवकूफ नहीं है, उन्होंने जरा सा भी इन्वेस्टिगेट नहीं करा और मुझे ऐसी उठाकर ले आए जस्ट बिकॉज मैंने ये बिल्कुल फर्जी सा नेकलेस पहन रखा था। वो बड़ी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसको रियलाइज हो रहा था कि वो कितनी ज्यादा बुरी तरीके से फंस चुकी है। वही हम जिंग हुआई को देखते हैं जो कि रूम की तरफ आ रहा था और वो कैश से भरा हुआ सूटकेस छुपा के रख देती है। सोचती है कि मैं जिंग हुआई को बिल्कुल भी अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती, मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे वो मुझे पहचान नहीं पाए, जो शायद लिली को उसके पास लेकर आना चाहिए जिससे सब कुछ फिक्स हो सके। वही हम जिंग हुआई को देखते हैं जो कि रूम के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर उसको टिंगली नहीं मिलती लेकिन जमीन पर पड़ा हुआ है एक नोट मिलता है। वो सूटकेस भी देख लेता है जिसमें उसको कैश और कुछ गोल्ड बार्स मिलते हैं। वो उसको देखता है और कहता है ये गोल्ड डिगर तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे पड़ी है। इसके बाद वो अपने बटलर को आवाज देता है और बटलर भी तुरंत ही उसके सामने अपेयर हो जाता है। और फिर वो बटलर से कहता है ये सारे के सारे कपड़े फेंक दो। बटलर उनको देखता है और कहता है सबके सब फेंक दूं। तो फिर यहाँ पे बोलता है जिंग हुआई कि हमारी फैमिली का एक रूल है कि हमारी फैमिली की औरतें ज्यादा फैंसी कपड़े और गोल्ड सिल्वर नहीं पहनती। बटलर सोचता है सारी की सारी मेरी गलती है, मैंने एल्डेस्ट मिस्ट्रेस को इस बारे में नहीं बताया था। यंग मास्टर हमेशा से एक सिंपल लाइफ जीते हुए आ रहे हैं लेकिन उन्होंने तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए अपने रहन सहन के ऊपर। इसके बाद वो पूछता है वो वुमेन कहाँ है, मुझे उससे मिलने के लिए जाना है। तो फिर बटलर कहता है कि मैडम अपने रूम में नहीं है, मैं उनको ढूंढ के लेकर आता हूँ, मैं चेक करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं यंग हुआई भी चला जाता है बाहर। तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि उस मेड से कहता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो अपनी व्हील चेयर को टर्न करता है, बेड पर जाने वाला था लेकिन हम देखते हैं कि बेड पे आकर तो टियांगली लेट जाती है। उससे कहता है सिस्टर इन लॉ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और यहाँ पर टिंगली के दिमाग में चल रहा था कि अभी तो फिलहाल यही सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस है उसके लिए। फिर वो ब्लैंकेट से थोड़ा सा अपना बाहर मुंह करती है और उसको एकदम शांत रहने का इशारा करती है। और फिर वो उससे पूछती है क्या मैं तुम्हारे रूम में छुप सकती हूँ, अपने बड़े भाई को मुझे बिल्कुल भी ढूंढने मत देना। वही हम देखते हैं जिंग हुआई भी उस रूम में पहुंच जाता है। वो बेड पर देखता है कोई छुपा हुआ है और फिर वो चैन से पूछता है कि ये कौन है। और टिंगली उससे कह रही थी इसे मत बता देना। और जिंग हुआई भी कह रहा था कि आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत होगी जो तुम्हारे बेड में क्लाइम करने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पे ब्लैंकेट हटाने ही वाला था लेकिन हम देखते हैं चैन जिंग हुआई को रोक देता है। उससे कहता है यार ऐसे मत करो, जैसे तुमने मुझे डरा ही दिया। फिर वो उससे कहता है कि अगर मेरे दोनों पैर खराब है इसका ये मतलब थोड़ी है मैं अपनी गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता। हुआई कहता है नहीं नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं अभी रिसेंटली वापस आया हूँ ना तो फिर मुझे तुम्हारी लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो। यहाँ पर चैन भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और फिर टिंगली से कहता है सुन लिया मेरा बड़ा भाई कह रहा है मैं कंटिन्यू करूँ। और उसके बाद यहाँ पे जिंग हुआई के दिमाग में चल रहा था चैन तो कभी भी किसी भी वुमन के क्लोज नहीं चाहता तो फिर इसकी पर्सनैलिटी में इतना ज्यादा चेंज कैसे आ गया। खैर छोड़ो अच्छा ही है इसके लिए। तो फिर वो कहता है चलो मैं जा रहा हूँ। जाने के बाद यहाँ पर टिंगली तो थोड़ी चैन की सांस लेती है कि चलो फाइनली चला गया। फिर वो ब्लैंकेट से बाहर आती है और कहती है मैं तो एकदम सफोकेटेड हो गई थी। इसके बाद चैन पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा था, आगे से मेरे साथ तो ऐसा कर मत देना, समझ आ रहा है ना। यहाँ पर टिंगली तुरंत ही चैन के पास आती है, कहती है क्या तुम मुझे एक रात के लिए यहाँ पर रहने दे सकते हो। और वो यहाँ पर उसके आगे हाथ जोड़ रही थी। वो उससे कहता है कभी तुमने देखा किसी अच्छे भले परिवार में सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ के साथ रुकती हो। और टिंगली उससे कहती है मैं कोई तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। यहाँ पर चैन सोचता है ये पक्का मुझे पसंद करने लग गई है लेकिन वो सब कुछ सच सच बता देती है कि मैंने
मैंने तुम्हारे रियल सिस्टर इन लॉ को रिप्लेस कर दिया था। और फिर यहाँ पर टेंगली सारी की सारी रियलिटी चैन को बता देती है कि किस तरीके से उसने अपनी दोस्त को रिप्लेस कर लिया ताकि वो इस लग्जरी लाइफ को जी पाए। और चैन तो ये सब कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था और कह रहा था क्या कहा तुमने। वो कहती है कि वो बहुत ज्यादा मजबूर थी, उसकी इसमें गलती है लेकिन इतनी भी नहीं, और वो बड़ी ज्यादा परेशान हो गई थी। और फिर वो उसको बताती है असल में तो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ भी कोई और है और मैं तो बस एक स्कीमिंग वुमेन हूँ जो कि 3 साल से इस वेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर वो नेकलेस निकालती है और कहती है खैर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ऐसे से ज्यादा मुझे मेरी आजादी ज्यादा प्यारी है। और फिर वो उससे पूछती है क्या मैं तुम्हारा एडवांटेज उठा सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई ने आज तक मेरा फेस नहीं देखा, इस तरीके से हम तुम्हारी सिस्टर इन लॉ जो कि रियल वाली है उसको हम यहाँ पे वापस लेकर आ पाएंगे, प्लीज तुम मेरी मदद कर दो। वो उसके सामने एकदम पपी फेस बनाती है और चैन उससे पूछता है और तुम्हारे बारे में क्या। तो फिर वो कहती है कि मैं उसी रेंटेड अपार्टमेंट में चली जाऊंगी वापस। वो सोचती है कि 3 साल में उसने अपनी पढ़ाई भी चलो पूरी कर ली थी तो फिर उसे नौकरी ढूंढने के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से चली ही जाएगी। यहाँ पर चैन उससे पूछता है कि टियानली तुम मुझे सब कुछ सच क्यों बता रही हो। फिर वो कहती है जब मैं फर्स्ट टाइम ही फैमिली में एंटर करा था तो फिर मैंने सारे के सारे मेथड्स को ब्लॉक कर दिया था जिससे लिली मुझे कांटेक्ट कर सके, सब कुछ मैंने डिलीट भी कर दिया था। तो मेरी मदद कर सकते हो जिससे मैं लिली को ढूंढ सकूं, मैं उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और मैंने वैसे भी अभी तक तुम्हारे बड़े भाई के साथ में अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करवाया है, तो फिर मैं और लिली आपस में प्लेसेस को स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर चैन एक पते की बात करता है, कहता है कि तुम 3 साल से यहाँ पर हो, मेरे बड़े भाई के अलावा हर कोई जानता है कि तुम उसकी वाइफ हो घर में। वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो सब सर्वेंट्स हैं, उन सबको तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, कोई नहीं, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, तुम इतनी ज्यादा टेंशन मत लो। तो यहाँ पर उसकी इतनी बहकी बहकी बातें सुनकर हंस देता है, कहता है कि मेरी मॉम के बारे में क्या, डैड के बारे में क्या और मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के बारे में क्या। वो यहाँ पर ये सुनकर परेशान हो जाती है, कहती है कि मैं उन लोगों से इस बारे में बात करूंगी। लोग वैसे भी जैन हुआ है कि मिशन के बारे में ज्यादा सोचते थे तो फिर शायद मैं इसे सब कुछ छुपाने में बहुत ज्यादा अच्छे से कामयाब हो जाऊंगी। फिर चैन पूछता है और मेरे बारे में क्या। यहाँ पर टेंगली उसको एक पल के लिए देखती है लेकिन फिर वो एकदम शांति से सांस लेती है और कहती है कि चैन तुम तो इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, तुम ही रियल पावर होल्ड करते हो ही ग्रुप की, तुम तो अपनी एक उंगली घुमाओगे और वो सब कुछ कर लोगे और तुम्हारे बड़े भाई को कुछ पता तक नहीं चलेगा, कुछ ट्रैक पे आ सकता है एक बार अगर तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो। प्लीज मेरे ऊपर कोई भी ग्रजेस होल्ड मत करो, मेरे ऊपर थोड़ी सी रहम ढालो क्योंकि मेरा कर्मा थोड़ा हल्का हो जाए। यहाँ पर वो उससे कहता है मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और तुम आज रात तो मेरे रूम में छुपने वाली हो ना। यहाँ पर टेंगली सोचती है कि चलो ये मान गया और वो तुरंत ही आराम से बेड पे लेट जाती है और कहती है गुड नाइट। फिर वो उससे पूछता है अगर तुम मेरे बेड पे सोओगी तो फिर मैं कहाँ सोने वाला हूँ। तो फिर वो एकदम से खड़ी हो जाती है, कहती है आई एम सॉरी यंग मास्टर, मैं आपसे सोफे पे सोऊंगी और मैं आपको बेड पर शिफ्ट कर देती हूँ। लेकिन वो उससे कहता है देखो मेरे साथ चेप मत हो। वो यहाँ पर अपनी व्हील चेयर को आगे ले जाता है और फिर वो सोचता है कि क्या मैं इसके साथ में कुछ ज्यादा ही हार्शली बिहेव करने लग गया था, और फिर यही सोचते हुए वो आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं पीछे से तो टेंगली उसके देखकर मुंह बना रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिंगहुआई अपने रूम में वापस आ जाता है। बटलर आकर उसको बताता है कि असल में यंग लेडी अपनी दोस्तों से मिलने के लिए बाहर गई है और आज रात वो वापस नहीं आने वाली है और उन्होंने यंग मास्टर को बता दिया था इस बारे में, शायद आपको बताना भूल गई होंगी। इस पर हम देखते हैं जिंगहुआई बोलता है कि ही फैमिली की डॉटर इन लॉ पूरी की पूरी रात घर के बाहर रहेगी, ये तो बहुत ज्यादा रूल्स को ऑब्लिगेट कर रही है, मैं उसके सारे के सारे कार्ड्स को सस्पेंड करवा रहा हूँ। तो बटलर कहता है कि ओल्ड लेडी ने भी इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगवाए थे, क्या आप सही में चाहते हो कि इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वो लगाओ आप उनके ऊपर। तो फिर वो कहता है कि वो डेलिबरेटली जब ऐसा सब कुछ कर रही है तो फिर मुझे उसको उसकी जगह दिखानी पड़ेगी ना। इस पर वो कहता है ठीक है तो फिर मैं इस बारे में उनको इन्फॉर्म करवा दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर चैन अपने बेड पर आ गया था और दूसरी तरफ टेंगली सोफे पर सो रही थी लेकिन वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था तो फिर उसको अच्छे से नींद नहीं आ रही होती है। वो जोर से बोलती है कि आखिरकार ये सोफा इतना ज्यादा हार्ड क्यों है, इतना ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है इस पे सोना। और फिर वो चैन को देखती है, यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं अपने 2 मिलियन युआन के मैट्रेस को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, गर्मियों में सोफे पे सोना कितना ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर चैन उससे कहता है यहीं पे आ जाओ तुम। वो तो ये सुनकर एकदम हैरान रह जाती है और वो उससे कहता है देखो मैं दूसरी बार तो बोलूंगा नहीं तुमसे। वो यहाँ पर एकदम हैप्पी होकर तुरंत ही बेड पे आकर लेट जाती है। चैन से कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, गुड नाइट। और फिर वो तुरंत ही ब्लैंकेट ओढ़कर सोने के लिए लेट जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चैन टेंगली के क्लोज आता है लेकिन हम देखते हैं ये सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ सपने में देख रही थी और वो एकदम से उठ जाती है और सोचती है कि अरे ये तो सब सपना था। लेकिन फिर वो एकदम परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि अब तो वो चैन के बारे में खुद को लेकर फैंटेसाइज करने लग गई है और वो बड़ी ज्यादा खुश हो रही थी ये सब कुछ सोचते हुए, पता नहीं जिससे उसे क्या मिल गया हो। यहाँ पर वो खुशी से लेटी हुई थी कि तभी हम देखते हैं वहाँ पे चैन अपनी व्हील चेयर पे वापस आ
जाता है और पूछता है क्या सोच रही हो तुम। एकदम से उठती है और यहाँ पर ये सोचती है कैसा विशियस मैन है ये, इसकी वजह से तो मेरा सुबह सुबह ब्लड प्रेशर हाई हो गया। चैन उससे कहता है कुछ सवाल कर रहा हूँ मैं तुमसे। उससे कहती है अरे अपने काम से काम रखो ना, सुंदर लड़की देखी नहीं लाइन मारने आ गए। वो उससे कहता है जिस लिली की कल तुम बात कर रही थी वो मुझे मिल गई है। तो फिर वो एकदम हैरानी से पूछती बड़ी जल्दी ढूंढ लिया तुमने उसको। फिर यहाँ पर वो कहती है मैं तो कह ही रही थी वो जिन हुआ को बिल्कुल फिक्र ही नहीं है लिली की। एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी बटलर को और वो भी नेकलेस के सहारे मुझे घर में लेकर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं चैन यहाँ पर टैंगली को एक फाइल देता है, कहता है कि मैं उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा जल्दी इसलिए ढूंढ पाया क्योंकि उसको एक कंपनी जो कि ही ग्रुप ने एक्वायर कर रखी है वहाँ पर वो जॉब करती है। वो कहती है उस फाइल को देखते हुए तभी कोई हैरानी की बात नहीं है, लिली ने अपना नंबर चेंज कर लिया था, इस वजह से मैं उसके ज्यादा टच में भी नहीं रह पाई। फिर वो कहती है कि अब मैं लिली को यहाँ पर लेकर आऊंगी और उसको सब कुछ सच सच बता दूंगी। वो जाने लग जाती है लेकिन हम देखते हैं चैन उसको रोक लेता है। एकदम हैरानी से उसको देखती है और वो भी उसके काफी ज्यादा क्लोज आ गया था। उससे कहता है अगर तुम उसको सच बताने वाली हो तो फिर उससे पहले क्या तुम मेरे लिए कुछ छोड़ के जा सकती हो। उससे पूछते हैं क्या छोड़ के जाना है, तो वो उसे अपने क्लोज आने के लिए बोलता है। तो फिर वो उसको साफ बोलती है कि आज तक मेरे साथ में कोई भी वुमेन नहीं रही है, हर कोई मुझे देखेगा तो फिर सोचेगा कि कल रात तुम मेरे साथ पूरी रात थी लेकिन मेरे ऊपर एक भी मार्क नहीं है। वो कहती है अच्छा आप मुझे समझ में आया, हमारी इंजरी से पहले तुम बहुत ज्यादा पावरफुल रहे होगे। फिर वो उससे कहती है ठीक है तुम्हारी डिग्निटी बचाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं वो उसकी नेक के क्लोज आती है और उसको किस करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर चैन का दिल बहुत ज्यादा जोर जोर से धड़क रहा था इस वजह से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जिंग हुआ ब्रेकफास्ट टेबल पे होता है और चैन भी वहाँ पर आ जाता है। जिंग हुआ यहाँ पर चैन की गर्दन पे वो मार्क देखता है और यहाँ पर वो भी कल रात के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने लग जाता है और जिंग हुआ उससे कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं ये सब कुछ रिकवर हो जाएगा। लेकिन फिर वो उससे पूछता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आ रही है। फिर चैन कहता है कि अभी वो सो रही है और जिंग हुआ फिर से वही बुड्ढो वाली बातें करने लग जाता है और कहता है कि फैमिली में लोग इतने ज्यादा लेट तक नहीं सोते हैं। इस पर चैन कहता है कि कल हम काफी ज्यादा लेट तक जाग रहे हैं, उसको थोड़ी और देर सो जाने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर जिंग हुआ उससे कहता है ठीक है तो तुम खाना खाओ मैं जरा काम पे जा रहा हूँ। ये बोलकर वो उठ के चला जाता है और वो उससे कुछ कंपनी की फाइल्स वगैरह भी मंगवा रहा था, कह रहा था इस तरीके से तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। वो उससे इतना तक कह देता है कि अब तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, सारा का सारा काम मैं संभाल लूंगा, तुम बस घर पर रह के रेस्ट करो। जाने लग जाता है लेकिन फिर वो रुकता है और कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ अभी तक आउटिंग करके बाहर से वापस नहीं आई, एक बार जरा उसके ऊपर भी ध्यान देना, मैं उसके साथ डील कर लूंगा जब वो वापस आऊंगा। और यहाँ पर चैन भी कहता है कि हाँ मैं भी अपनी सिस्टर इन लॉ को एकदम अच्छे से ख्याल रखूंगा, एकदम बड़े भाई की तरह। यहाँ पर चैन के शोल्डर पे वो टैप करता है और फिर जिंग हुआ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम कंपनी का सीन देखते हैं। यहाँ पर लिली ऑलरेडी मौजूद थी, वो यहाँ पर एक ही ग्रुप की कंपनी में काम कर रही थी और वो सोचती कि डेफिनेटली यहाँ पर वो अपना बेस्ट देगी और न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट के ऊपर वो अपना अच्छा इंप्रेशन डालेगी, वजह से वो इस कंपनी में अच्छे से यहाँ पर रह पाएगी और काम भी अच्छे से कर पाएगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जिंग हुआई आ जाता है, सभी लोग उसको खड़े होकर अच्छे से ग्रीट करते हैं। एक वर्कर से यहाँ पर वो रिपोर्ट के बारे में अपडेट लेता है, वो भी उसको रिपोर्ट देने लग जाती है और यहाँ पर ये मीटिंग कंटिन्यू होती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने की बारी असल में लिली की आती है। लिली जब अपनी फाइल ओपन करती है तो फिर सारे के सारे पेजेस ब्लैंक थे और वो भी एकदम परेशान हो जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। आशा नाम की लड़की जो कि लिली के साइड में बैठी हुई थी वो उससे कहती है लिली तुम्हारी पूरी की पूरी फाइल एम्प्टी है, तुमने कुछ नोट डाउन नहीं करा। लिली यहाँ पर इस फाइल को बंद करती है और कहती है कि मुझे ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ मेरे दिमाग में। और फिर वो अपनी प्रेजेंटेशन अपने मुंह जबानी देना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले तो वो अपना इंट्रो देती है, फिर वो रिपोर्ट देना स्टार्ट कर रही थी और हम देखते हैं जिंग हुआई को लिली की आवाज बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही होती है। वो उसके यहाँ पर आईडी वगैरह देखता है, सोचता है कि नाम भी थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है वैसे। इसके बाद यहाँ पर वो घर के बटलर को मैसेज करता है और कहता है कि मेरी वाइफ 3 साल से कंपनी में काम कर रही है। वो बटलर कहता है नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जिंग हुआई को लग रहा था कि लिली उसकी वाइफ है और वो उसको सस्पिशियसली देखने लग जाता है। लिली भी ये चीज नोटिस करती है और पूछती है प्रेसिडेंट क्या मैंने कुछ अच्छा नहीं करा। और फिर हम देखते हैं उसकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है और वो सिट डाउन हो जाती है और फिर साशा अपनी रिपोर्ट दिखाती है एंड हम देखते हैं यहाँ पर मीटिंग एंड हो जाती है। मीटिंग के एंड के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंग हुआई लिली से बोलता है कि तुम मीटिंग के बाद भी रुकोगी यहाँ। साशा तो ये देखकर एकदम से अपना मुंह सड़ा लेती है। फिर सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और लिली और जिंग हुआई ही मीटिंग रूम में रह गए थे। जिंग हुआई तुरंत ही लिली के पास में आता है और लिली कहती है क्या कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ रहा था। लिली सोचती है क्या ये मुझे जॉब से निकाल देगा, इसी वजह से इसने सारे के सारे कलीग को यहाँ से भेज दिया ताकि ये सबके सामने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती ना करे। और फिर यहाँ पे लिली पूछती है मिस्टर ही मुझे क्या कोई दिक्कत कर दी मैंने। लेकिन हम देखते हैं वो तो उसके एकदम क्लोज आ जाता है और जैसे वो उसकी आवाज सुनती है वो भी उसको काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही और वो सोचती है क्या ये वही मैन है जो कि उस रात था। अगले सीन में हम बटलर को देखते हैं जो कि चैन के पास में था और बताता है कि यहाँ पर बड़े यंग मास्टर अपनी वाइफ के बारे में बहुत ज्यादा अपडेट्स ले रहे हैं कि 3 साल में उन्होंने क्या क्या करा। मैं जब इसके बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ तो फिर मुझे
काफी ज्यादा टेंशन हो रही है। यंग मास्टर चाहते हैं कि वो बाहर जाकर थोड़े से अपने एक्सपीरियंसेस को गेन करे, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ घर पर रहकर एंजॉय करा है इतने सालों में। वहीं हम चैन को देखते हैं जो कि जिंग हुआई के ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, जिसमें जिंग हुआई लिली के काफी ज्यादा क्लोज आ गया था। और इसके बाद वो एक कॉल करता है और कहता है कि किसी को भेजो ताकि वो उसे प्रोटेक्ट करे। फिर वो बटलर से कहता है कि सारी की सारी फुटेज वो डिलीट करवा देना। बटलर भी कहता है कि आप यहाँ पर इस फैमिली के ज्यादा बड़े पावर होल्डर। उसी तरफ हम लिली को देखते हैं जो कि जिंग हुआई से काफी ज्यादा घबरा गई थी और फिर वो उसे छोड़ के भागती है। फिर वो बाहर आती है और सोचती है कि वो शायद सिर्फ और सिर्फ उसका वहम होगा, लेकिन उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो इतना ज्यादा खराब इंसान उसका बॉस निकलेगा। वो क्या करे अपने आगे, और वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। तभी हम देखते हैं लिली को एक कॉल आती है और यहाँ पर लिली को टैंग ली ने कॉल करी थी और लिली उससे पूछती है तुम्हें ज्यादा अचानक से मुझे कॉल कैसे करी हो, इतने सालों में तुम थी कहाँ पर? तुम तो बिना कुछ कहे एकदम अचानक से मेरी लाइफ से ऐसे डिसअपेयर हो गई जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो पता भी है कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढा। यहाँ पर टैंगली लिली से सॉरी बोलती है सबसे पहले। कहती है कि पिछले 3 सालों में मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत ही नहीं आ पाई कि मैं तुम्हें फेस कर पाऊँ, लेकिन अब मैंने अपने दिल को पूरी तरीके से चेंज कर लिया है और अब मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी तरीके की ट्रबल को हैंडल करो। इस पर यहाँ पर लिली भी एकदम परेशान हो जाती है और टैंगली से पूछती है कि क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हुई है, तुम अभी कहाँ पर हो? टैंगली भी लिली से बताती है कि वो हानयू की कंपनी के बाहर खड़ी है, हम बाहर मिल सकते हैं अभी? लिली भी कहती है ठीक है, अभी 1 घंटे बाद मैं फ्री हो जाऊंगी तो फिर हम तब मिलते हैं। वो भी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। ये बोलने के बाद वो कॉल कट कर देती है और इसके बाद हम देख पाते हैं कि टैंगली काफी ज्यादा परेशान थी कि फाइनली अब वो अपनी इस रिच लाइफ को बिल्कुल छोड़ने वाली है और उसके दिमाग में पहले से स्ट्रेस आया जा रहा था कि अब वो नॉर्मल लाइफ में किस तरीके से एडजस्ट करेगी। काफी ज्यादा सैड भी थी वो। दूसरी तरफ हम जिंग हुआई को देखते हैं जो कि एक कॉल लगाता है। वो बटलर से कॉल पे कहता है कि मुझे सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज देखनी है जिसमें भी यंग लेडी है, लेकिन बटलर कहता है आई एम सो सॉरी सर, लेकिन वो फुटेज पता नहीं सस्पिशियसली एकदम डिलीट हो गई। जिंग हुआई कहता है कि क्या डिलीट हो गई, क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो बटलर कहता है कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक टेक्निकल ग्लिच हो गया था, इस वजह से वो सारी की सारी फुटेजेस डिलीट हो गई। हम लोग आपसे भला क्यों ही कुछ छुपाएंगे। यहाँ पर वो भी कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वो सोचता है कि अब तो मुझे सब कुछ खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो कि अपनी डेस्क पर काम कर रही थी। तभी जिंग हुआई वहाँ पर काम देखने के लिए आता है और साशा का तो फिर से मुंह सड़ गया था और वो सोचती है कि इस बार वो कोशिश करेगी कि ऊपर एक अच्छा सा इंप्रेशन छोड़ पाए। साशा तुरंत ही लिली के पास एक फाइल लेकर आती है और उसको काम देने लग जाती है, लेकिन जिंग हुआई तुरंत ही साशा को साइडलाइन करता है और लिली के पास में आ जाता है। यहाँ पर वो लिली को ही अपनी वाइफ समझ रहा था। वो सोचता है कि ये फैमिली के पूरे पैसे भी लूट रही है और फिर यहाँ पर काम करने का ढोंग भी कर रही है, और यहाँ पर वो उसके काम की प्रेस कर रहा था और लिली सोचती है क्या ये मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। साशा यहाँ पर जिंग हुआई से पूछता है कि आप क्या लिली को जानते हो, और यहाँ पर वो उससे सवाल करता है कि कल रात कहाँ थी तुम। लिली यहाँ पर एकदम ही अपना हारा खो देती है और खड़ी होती है, कहती है प्रेसिडेंट क्या मुझे आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ चाहती हूँ और कहाँ नहीं चाहती? फिर वो उससे कहता है ऑब्वियसली तुम मेरी वुमेन हो। सुनते ही लिली को गुस्सा आता है और वो तुरंत ही जिंग हुआई के एक थप्पड़ लगा देती है, और यहाँ पर ये सोच रही थी कि एक तो इसने पहले मेरा फायदा उठाया और अब मेरे ऊपर रोब झाड़ रहा है। जिंग हुआई तो ये थप्पड़ एकदम ही झेल नहीं पा रहा था। लिली सोचती है अब तो उसका खेल खत्म, उसने अपने बॉस को नौकरी के पहले दिन एक थप्पड़ लगा दिया, अब तो उसको वैसी जॉब से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर वो तुरंत ही टिश्यू निकाल कर जिंग हुआई के फेस पर लगाती है, कहती है असल में आपके मुंह पर एक मक्खी थी, इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए उसे मारा मैंने, थोड़ा जोर से लग गया आपको मुझे लगता है। और यहाँ पर ये सोचता है तो शायद किसी को बताना नहीं है कि ये ही फैमिली की डॉटर इन लॉ है, तभी ये ऐसे एक्ट कर रही है। आशा कहती है कि लिली तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, अपने बॉस के ऊपर इस तरीके से हाथ उठाती हो, मैंने अच्छे से देखा था यहाँ पर कोई भी मक्खी नहीं थी। और यहाँ पर वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले पाती है, लेकिन हम देखते हैं जिंग हुआई तो साशा को दूर फेंक देता है, वो दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर गिर जाती है। और फिर जिंग हुआई कहता है कि लिली अपने काम के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज्यादा करेजियस है और इसको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। सभी लोग यहाँ पर लिली के लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। लिली यहाँ पर सोचती है कि मुझे तो लगा था कि ये मुझे धक्के मार के कंपनी से निकाल देगा, और जिंग हुआई तो सोच रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, इसको तो मैं फालतू में गलत समझ रहा था। और फिर जिंग हुआई लिली से कहता है कि चलो मैं अब आपको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, और इसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है। और लिली यहाँ पर सोचती है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है, और इसके बाद वो आराम से आकर बैठ जाती है और किसी को मैसेज करती है कि प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं फंस गई हूँ। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जो कि एलिवेटर से नीचे जा रही थी, लेकिन उसमें कुछ ग्लिच हो जाता है। वो भी काफी ज्यादा पैनिक मोड में आ जाती है और अपने फोन का सिग्नल चेक करने लगती है, लेकिन उसके फोन में सिग्नल तक नहीं आ रहा था। वो यहाँ पर स्टक कर गई थी और लिफ्ट का दरवाजा पीट रही थी कि क्या कोई है, मैं यहाँ पर ट्रैप हो चुकी हूँ। और हम देख पाते हैं कि साशा ने ये सब कुछ करा था। वो एलिवेटर के सामने ऐसा साइन लगा देती है कि कोई अंदर मत जाना, ये रिपेयर हो रहा है। और वो यहाँ पर कह रही
ही बड़े आए इसकी तारीफ करने वाले, अब देखो कौन इसकी तारीफ कर सकता है, मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा उसका मैं यही हाल करूंगी। और ये बोलते हुए बड़ी मटकती हुई चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर टियांगली को, जो कि सोच रहे थे कि बढ़िया से अपॉइंटमेंट ले लिया, लिली के साथ में अच्छे से बात करूं, लेकिन फिर उसको यहाँ पर लिली का मैसेज मिल जाता है। तो सोचती है कि वो पक्का किसी डेंजर में और जाने लग जाती है उधर। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिसेस ही की कार आ जाती है। मिसेस ही तो असल में टियांगली को ही अपने बड़े बेटे की वाइफ समझती है ना, और यहाँ पर टियांगली तो बिल्कुल भी उन्हें यहाँ पे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। और फिर यहाँ पर वो उसके हाथ में खाने का पैकेट देखती है और कहती है क्या तुम जिंग हुआई के लिए खाना लेकर आई हो? तो फिर वो कहती है कि हाँ कुछ ज्यादा ले लिया था, एम्प्लॉयज को भी मैं दे दूंगी। और मिसेस ही भी उससे इम्प्रेस होती है। जिंग हुआई का आज ऑफिस में फर्स्ट डे है और तुम उसके लिए कितने ज्यादा एफर्ट्स कर रही हो, चलो हम दोनों साथ में यहाँ पे अंदर चलते हैं। और यहाँ पर वो भी उनसे पूछती है कि वैसे आप यहाँ पर क्यों कर रही हो, और हम देखते हैं फिर ये दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अंदर आकर जिंग हुआई की मॉम टियांगली से बोलती है जिंग हुआई ने अपने मिशन में ज्यादातर टाइम दूसरे देश में कैंप्स में ही स्पेंड करा है, मुझे थोड़ा डर है कि शायद वो अभी कंपनी के एनवायरमेंट में जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर वो सोचती है को ऐसे चिंता नहीं करनी चाहिए और उनसे कहती है अगर कोई भी डिफिकल्टी आएगी तो फिर चैन हो ये सब कुछ हैंडल कर लेगा। और हम देख पाते हैं कि मिसेस ही भी अब टेंगली से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और उसकी तारीफें कर रही थी और कहती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए एक रेज्यूमे रेडी कर लिया, अब से तुम भी इसी कंपनी में काम करो और तुम जिंग हुआई के असिस्टेंट के तौर पे यहाँ पे इस कंपनी को ज्वाइन कर लो। एकदम हैरानी से पूछती है मैं और असिस्टेंट, मैंने 3 सालों से कोई भी कंपनी में काम नहीं करा है, मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरीके से काम करना, वो भी इतनी ज्यादा अच्छी पोस्ट पे। लेकिन हम देखते हैं कि मिसेस ह्यूज से कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैंने अपना मन बना लिया है, टाइम के साथ तुम्हें बिल्कुल इस सब की आदत पड़ जाएगी और ये तुम दोनों के रिलेशनशिप के लिए काफी ज्यादा बेटर भी रहेगा। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम दोनों एकदम कैपेबल हो। यहाँ पर वो परेशान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग अंदर जाने वाले थे कि साशा नीचे आ जाती है, दोनों को देख कर पूछती है आप लोग कौन हो? तो फिर हम देखते हैं मिसेस ही कहती है कि मेरी तुम्हारे प्रेसिडेंट के साथ में अपॉइंटमेंट है। इस पर वो लोग उनको एलिवेटर लेने के लिए बोल देते हैं। तभी हम देखते हैं जिंग हुआई कुछ वर्कर्स के साथ में दौड़ा दौड़ा आता है। टेंगली तो तुरंत ही उसको देखकर अपना मुंह छुपा लेती है। और यहाँ पर जिंग हुआई की मॉम उससे कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ रही थी, सारे एम्प्लॉयज को लेकर क्यों घूम रहे हो? तो फिर वो बताता है कि असल में कंपनी का एलिवेटर जो है वो खराब हो गया, तो फिर मैं इन लोगों को सीढ़ियों पे जल्दी से उतरना और चढ़ना सिखा रहा था। यहाँ पर बाकी के एम्प्लॉयज सोच रहे थे हमारा बॉस कितना बड़ा दरिंदा है, हमारे से इतनी ज्यादा मेहनत करवा रहा है, हम लोग कुर्सी टेबल पे बैठकर काम करने वाले लोग हैं, कहाँ इतनी ज्यादा भाग दौड़ कर पाएंगे। टेंगली तो अपने पर्स से अपना मुंह छुपाए हुए बैठी थी, वो सोच रही थी कि किसी भी हाल में इसे अपना फेस तो मैं नहीं दिखाऊंगी। वहाँ से दुम दबाकर भागने की कोशिश करती है और उसकी नजर एलिवेटर के ऊपर भी। दूसरी तरफ लिली जो कि एलिवेटर का दरवाजा पीट रही थी और वो काफी ज्यादा सफोकेटेड फील भी कर रही थी अंदर। उसके बाद वो बाहर उधर की तरफ देखने लग जाती है और सोचती है का लिली किसी न किसी डेंजर में है, नहीं तो उसको भी यहाँ पर होना चाहिए। वही हम मिसेस ही को देखते हैं जो कि टेंगली को यहाँ पर जिंग हुआई से यहाँ इंट्रोड्यूस करवाने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं कि जिंग हुआई अपनी मॉम को रोक देता है और कहता है कि आप किसी को भी मत बताओ, वो नहीं चाहती कि कंपनी में उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो। पर उसकी मॉम भी एकदम समझ जाती है और वो सोचता है कि तभी उसने कंपनी में भी अपना नाम टेंगली की जगह लिली रखा है, इस वजह से उसकी आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा किसी को भी पता न चले। और यहाँ से टेंगली भी आगे बढ़ जाती है, चलो मॉम मैं आपसे बाद में आकर मिलती हूँ। और ये बोलकर वो यहाँ पर अपनी दोस्त को रेस्क्यू करने के लिए भाग गई थी। और हम देखते हैं जिंग हुआई भी बाकी के वर्कर्स के साथ चला जाता है और मिसेस ही तो समझ में ही नहीं आ रही थी कि ऐसा उनके साथ हो क्या गया। साशा यहाँ पर कहती है आखिरकार सब लोग चले गए, मुझे भी सारे के सारे एम्प्लॉयज के साथ में रनिंग की एक्सरसाइज ही करनी चाहिए। मिसेस ही कहती है पता नहीं ये लड़का क्या ही करेगा अब कंपनी में। उसी तरफ हम टियांगली को देखते हैं जो कि हर जगह लिली को आवाज देने लग जाती है। लिली भी उसकी आवाज सुन लेती है और लिफ्ट से उसको आवाज देती है कि टियांगली क्या ये तुम हो? टियांगली को भी लिफ्ट से आवाज आ जाती है और सबसे पहले तो वो रिपेयर का साइन हटाती है, फिर वो लिफ्ट का दरवाजा पीटने लग जाती है। और यहाँ पे लिली टियांगली से बताती है कि वो लिफ्ट में फंस गई है और उसको काफी ज्यादा सफोकेटेड अंदर फील कर रहा है। टियांगली लिली से कहती है कि मैं कोई ना कोई तरीका निकालती हूँ जिससे मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कर सकूं। वो लिफ्ट को खोलने की कोशिश करने लग जाती है लेकिन वो ये कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि तभी जिंग हुआई उसके शोल्डर पे टैप करता है और लिली तो तुरंत ही अपना फेस हाइड कर लेती है उससे। टियांगली सोचती है अगर जिंग हुआई ने मेरी शक्ल देख ली ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और जिंग हुआई यहाँ पर उससे पूछता है क्या कोई अंदर ट्रैप कर गया है? तो फिर हम देखते हैं कि टियांगली भी उससे कहती है हाँ ऐसा ही है। तुरंत ही अपने स्लीव्स को ऊपर करता है और फिर एलिवेटर का दरवाजा खोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही जिंग हुआई को देखती है वो उसे धक्का दे देती है और फिर टियांगली उसको पलट करती है और उसका मुंह बंद करती है और कहती है चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर उसे खींच कर अपने साथ ले जाती है और जिंग हुआई भी लाइक ये क्या हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिली और टियांगली एक वीरान कमरे में पहुंच जाते हैं। टियांगली यहाँ पर लिली से कहती है तुम ठीक तो हो ना? लिली यहाँ पर इमोशनल थी, वो तुरंत ही टियांगली को गले लगा लेती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर। यहाँ पर टियांगली को एहसास होता है कि 3 साल से उसने अपनी दोस्त को अंधेरे में रखा और वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। वो भी उसको इमोशनल होकर गले लगा लेती है। वो अपनी पास्ट लाइफ का सीन याद
याद करती है जब जिंगहुआई वापस आने वाला था, तब कैसे टियांग ली ने अपने फायदे के लिए लिली को कॉल करा था और उससे पूछा था कि तुम्हें याद है क्या वो इंसान कैसा दिखता था। और प्रेजेंट में वो मन में अपने आप को कोस रही थी कि वो कितनी ज्यादा गलत लड़की अपनी इतनी ज्यादा अच्छी दोस्त को धोखा दे रही थी। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपने ऊपर। हम देखते हैं कि लिली भी टियांग ली को नोटिस करती है और उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है। तो फिर यहाँ पर टियांग ली उसमें नाम ऐसा हिलाती है, उससे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे तो 3 साल काफी ज्यादा अच्छे गुजरे, मैं काफी ज्यादा रिच हो गई थी, वो भी रातों रात। इतनी ज्यादा रिच कि कोई भी लग्जरी स्टोर एक बार में ही खाली कर दूं। काफी ज्यादा बड़े घर में रह रही थी और सारी की सारी लग्जरी थी मेरे पास। यहाँ पर हम देख पाते हैं लिली भी टियांग ली की बातें सुनकर उसके लिए काफी ज्यादा खुश थी। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि टेंगली लिली को अपनी लाइफ के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही थी। इस पर हम देखते हैं लिली टेंगली से पूछती है क्या तुमने कोई लॉटरी जीती। इस पर यहाँ पर वो उससे पूछती है अगर मैंने एक लॉटरी जीती और मैंने तुमसे कट ऑफ कर लिया क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो फिर वो कहती है कि हाँ डिसअपॉइंटेड तो फील होगा ही, लेकिन तुम्हारे भी कोई रीजंस रहे होंगे, मैं उन्हें समझती हूँ। लेकिन फिर वो कहती है कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि वो लॉटरी असल में तुमने जीती थी और मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक मार लिया, फिर वो कहती है कि हो सकता है ना कि उन पैसों की जरूरत तुम्हें मुझसे ज्यादा हो। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं शायद तुम सच सुनकर बहुत ज्यादा नफरत करोगी मुझसे। यहाँ पर फिर हम देखते हैं वो जिंगहुआई की बात करती है। लिली उससे कहती है कि तुम उसकी बात क्यों करने लग गई अचानक। फिर वो बताती है कि वो ही कंपनी का एल्डेस्ट सन है। पर लिली उससे कहती है कि तो उससे मेरा क्या लेना देना है। हम देख पाते हैं साशा भी दरवाजे पे खड़े होकर उन दोनों की बातें काफी ज्यादा ध्यान लगाकर सुन रही होती है। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर टेंगली लिली से बताती है कि तुमने जिंगहुआई के साथ में ही उस दिन नाइट स्पेंड कर ली थी और वो ही तुम्हारे लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है और वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो फिर लिली कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आखिरकार हम इतने ज्यादा न्यू एरा में रह रहे हैं, तो ये मतलब थोड़ी ना है कि अगर हमने एक बार नाइट स्पेंड कर ली तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। टेंगली लिली से कहती है कि तुम्हें समझ भी आ रहा है मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ। और साशा भी कान लगाकर सारी बातें सुन रही और वो उससे कहती है कि आखिरकार तुम ही फैमिली की डॉटर इन लॉ बन सकती हो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने है। हम देखते हैं साशा ये सारी बातें सुन रही थी कि तभी उसका एनकाउंटर यहाँ पर जिंगहुआई से आ जाता है। यहाँ पर जिंगहुआई उससे सवाल करता है कि तुमने ही लिली को एलिवेटर में बंद किया था ना। साशा कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम देखते हैं वो दूसरी एम्प्लॉय को कहता है इसकी तहकीकात करो। दूसरी एम्प्लॉय यहाँ पर उसको चेक करती है और उसके पास में से उसको एक की मिल जाती है। फिर यहाँ पर जिंगहुआई उस की को ले लेता है और कहता है कि इस की से एलिवेटर ऑपरेट किया जाता है और तुमने अपने कलीग को उस एलिवेटर में जानबूझ के लॉक कर दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें अब इस शहर में रहकर हो गया है, अब यहाँ पर तुम ज्यादा टाइम रहना नहीं चाहती हो। पर वो उससे कहती है कि ऐसा मत कहो। यहाँ पर वो कहती है कि आप उसको पसंद करते हो इसलिए ऐसा कर रहे हो ना। तो फिर वो उससे पूछता है उसने तुम्हें सब कुछ बता भी दिया। तो फिर वो बताती है कि असल में मैंने सब कुछ सुन लिया। यहाँ पर वो आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि साशा को दूसरी एम्प्लॉय कंपनी के बाहर कर रही। यहाँ पर हम देखते हैं कि उधर लिली यहाँ पर टेंगली से कह रही थी कि अगर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता तो फिर उसे पूरी तरीके से लीगली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना पड़ेगा। मैं ही फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने में जरा सी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मुझे उसके साथ में भी नहीं रहना है। जिंगहुआई भी ये बात सुनता है और सिर्फ इतनी बात सुनकर आगे बढ़ जाता है। टेंगली भी ये सब कुछ सुन रही थी और फिर लिली यहाँ पर टेंगली से कहती है कि चलो हम उस बकवास आदमी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ पर टेंगली अब लिली को रियलिटी बताई देती है कि पिछले 3 सालों से वो ही फैमिली की डॉटर इन लॉ बनी हुई है। दूसरी तरफ हम जिंगहुआई को देखते हैं जो कि अब लिली की बात को दिल पर लगा के बैठ गया था। वो अपने ऑफिस में स्मोक कर रहा होता है। वो सोचता है कि सही में तो इस वजह से घर वापस नहीं आ रही क्योंकि उसे पता चल गया है कि मैं घर वापस आ गया और अब वो मुझे अनरीजनेबली फेस नहीं करना चाहती है। इन सालों से वो इतनी ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जी रही है लेकिन अभी भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। शायद मैंने उसके साथ में कुछ ज्यादा ही गलत करा है। देन हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने फोन से एक कॉल लगाता है। ये कॉल उसने असल में चैन को लगाई थी। उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को परस्यू करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पर चैन को भी ये बात सुनकर हल्का गुस्सा आता है और फिर वो जिंगहुआई से पूछता है क्या तुम सीरियस हो। तो फिर जिंगहुआई कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने आज उसे कंपनी में देखा था तो मुझे रियलाइज हो गया कि मैं उसको पसंद करता हूँ। तो फिर हम देखते हैं चैन को भी गलतफहमी हो रही थी और वो पूछता है क्या तुम अब टेंगली को पसंद करने लग गए हो। फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन वो मेरे साथ अब नहीं रहना चाहती है। हम देखते हैं कि चैन को भी ये ज्यादा बात अच्छी नहीं लगती है। फिर वो कहता है कि अगर तुम उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो फिर उसे पैसे दो, बहुत ज्यादा पैसे देना, बेशुमार ज्वेलरी और बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, और फिर वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। जिंगहुआई कहता है तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा खराब। पर चैन उससे कहता है कि उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है तो फिर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। और फिर वो कहता है कि अगर वो तुम्हारे गिफ्ट्स को एक्सेप्ट ना करे तो फिर समझ जाना कि वो तुम्हें पसंद ही नहीं
करती है और उसको अपनी लाइफ से लेट गो कर देना। इस पर हम देखते हैं कि जिंग हुआई कहता है कि किसी भी हाल में मैं तो उसको विन करके ही रहूंगा, और ये बोलने के बाद वो कहता है कि जो भी मैं चाहूँ वो अपनी लाइफ में अचीव कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि ये बातें ज्यादा उसको पसंद नहीं आती और वो कॉल कट कर देता है। और हमें पता चलता है कि असल में चैन भी अब टैंगली को पसंद करने लग गया और उसको लगता है कि उसका बड़ा भाई भी टैंगली को पसंद करता है, पर वो तो लिली को लाइक करता है। दूसरी तरफ हम साशा को देखते हैं जिसको कंपनी से निकाल दिया गया था और बाकी के कलीग्स बात कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिली आ जाती है और साशा उसको देखकर सुनी हुई बातों को याद करने लग जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं यहाँ पर साशा लिली को एक मिस्ट्रेस बोल रही थी। लिली कहती है क्या कह रही हो, तो फिर वो अपनी बात को रिपीट कर देती है। और फिर यहाँ पर वो कहती है कि तुम 3 साल से प्रेसिडेंट ही की वेल्थ का काफी ज्यादा यूज कर रही थी ना। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जिंग हुआई आ जाती है और साशा उसको देखकर घबरा गई थी और जिंग हुआई उससे पूछता है क्या कह रही हो तुम, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ब्लंट हो अपने सारी की सारी बातों को लेकर। तो फिर वो कहती है कि मैं ही फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ से बात कर रही हूँ। और जिंग हुआई साशा से कहता है मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, लिली ही हमारी फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ है। और ये बोलते हुए उसके पास चला गया था। यहाँ पर लिली भी इस तरीके का जेस्चर देखकर एकदम हैरान रह गई थी। और यहाँ पर वो लिली को ट्यांगली बोल रहा था। साशा कहती है इसका नाम तो वो है ही नहीं। वो कहता है कि इसे अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी है, इस वजह से ये दूसरे नेम के साथ में यहाँ पर आई हुई है। इसके बाद जिंग हुआई उससे कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम चाहती नहीं हो ना कि ज्यादा गॉसिप हो, इसलिए तुम ऐसा करी। वो कहती है तुमसे किसी ने कुछ पूछा था, तो वो कहता है सॉरी मैंने ज्यादा बोल दी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिली साशा से कहती है चाहे मैं ही फैमिली की डॉटर इन लॉ हूँ या फिर ना हूँ, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे खिलाफ कोई भी रूमर्स फैलाओ। मुझसे अभी के अभी तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। और हम देखते हैं साशा जिंग हुआई की तरफ देखती है और फिर हम देखते हैं कि वो लिली से माफी मांग लेती है। इसके बाद वो अपना सारा सामान उठाती है और तुरंत ही ऑफिस से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं लिली अपने काम पर लग गई थी। जिंग हुआई अपने हाथ फैलाता है और कहता है मुझे एक हक दो। वो उससे कहती है कि फालतू ना मेरे साथ ज्यादा चेप मत हो। यहाँ पर वो सोचता है कि शायद इसे सही में पैसे ज्यादा ही पसंद होंगे, शायद इसकी सैलरी बढ़ा दूं तो फिर ये मुझसे खुश हो जाएगी। इसके बाद वो चुटकी बजाता है और वहाँ पर 3 कार्ड्स आ जाते हैं, गिफ्ट्स, पैसे और सारी की सारी अच्छी अच्छी चीजें लेकर। यहाँ पर और एम्प्लॉयज तो एकदम हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर वो उसको एक बैग दिखाता है। वो कहती है को टैक्स वगैरह नहीं भरना क्या, फालतू में अपने एम्प्लॉय को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिवली बिहेव करे उसके साथ में। यहाँ पर वो उसको गिफ्ट देने की कोशिश करता है लेकिन उसके ऊपर तो कोई भी चीज काम ही नहीं करी थी और एम्प्लॉयज भी ये सब कुछ देख रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर जिंग हुआ है, यहाँ पर लिली से पूछता है क्या तुम मेरे साथ खाने पे चल सकती हो। वो भी यहाँ पर कुछ सोचकर इसके लिए मान जाती है। कहती है फिलहाल मुझे परेशान मत करो, मुझे काम करना है। वो कहता है ठीक है मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ये बोलने के बाद वो चला गया था। जाने के बाद हम देखते हैं लिली यहाँ पे टैंगली को मैसेजेस करने लग जाती है। नेक्स्ट हम टैंगली को देखते हैं जो कि मिसेस ही के साथ में थी और वो उनसे पूछती है कि क्या कुछ बात हो गई है टैंगली। तो फिर वो कहती है कि नहीं बस कंपनी में मेरी एक फ्रेंड थी जो कि एलिवेटर में ट्रैप हो गई थी, तो इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी मचा रही थी अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर मिसेस ही कहती है मुझे तुम्हें देखकर लग रहा था कि जैसे कि तुम जिंग हुआई को फेस नहीं करना चाहती हो। यहाँ पर टैंगली सोचती है बोल तो ये सजी रही है, लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है मैं जानती हूँ कि पिछले 3 साल से तुम उसके खिलाफ कुछ ग्रजेस होल्ड करके जरूरी बैठी होंगी, लेकिन वो यहाँ पर बात को संभालने के लिए बोल देती है कि मैं शुरू से ही जिंग हुआई को पसंद करती हूँ। ये बात तो मैंने तभी बोली थी जब मैंने फैमिली में एंटर किया था। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर टैंगली को उसके डैड का कॉल आता है। हम देख पाते हैं उसके डैड एक कसीनो में थे और वो काफी ज्यादा सही हालत में नहीं नजर आ रहे थे। वो कहते हैं बेटा क्या तुम मुझे 5 मिलियन जल्दी से भेज सकती हो, बहुत ज्यादा अर्जेंट मामला है। यहाँ पर वो कहती है मैं ना भेजूं तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड का ये लोग हाथ काट देंगे। लेकिन हम देखते हैं वो तो ये सारी बातों को बहुत ज्यादा लाइटली ले रही थी और फिर डोरेमोन का गाना गाने लग जाती है, जिंदगी सवार दूं एक नई बहार दूं। शाह कहता है देखो मामला सही में बहुत ज्यादा सीरियस है, अगर अपने पिताजी को एकदम सही सलामत देखना चाहती हो ना तो फिर पैसे दे दो, 5 मिलियन ही तो देने, तुम्हारे लिए कौन सा बड़ी बात है, ही फैमिली की डॉटर इन लॉ हो तुम। और उसके डैड भी कह रहे थे बेटा प्लीज तुम मुझे बचा लो। और यहाँ पर हम देखते हैं टैंगली भी तंग आ जाती है और कहती है डैड मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। ये बोलने के बाद वो कॉल कट कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं मिसेज ही उससे पूछते हैं कि तुम्हारे डैड को क्या हुआ, तो फिर वो कह देती है कुछ नहीं, मेरे डैड कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गए बस और मेरे साथ फालतू में मजाक करे जा रहे हैं। वो उससे कहती है कि हम लोग वैसे एक परिवार हैं, अगर कोई भी डिफिकल्टी तुम्हें सामना करना पड़ रहा है तो फिर तुम हमसे बता सकती हो। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं शायद मैं ही फैमिली की मेंबर बनने के काबिल ही नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसको एक और कॉल आ जाता है और उसको अटेंड करने लग जाती है। मिसेज ही यहाँ पर टैंगली की बातें सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर लिली टैंगली के साथ कॉल पर थी और वो उसको बताती है कि असल में जिंग हुआई उसे अपने घर पर लेकर आ गया है। ये जानकर शॉक में थी, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर लिली टैंगली को बताती है असल में जिंग हुआई उसके साथ में काफी ज्यादा बेटर वे में बिहेव करा है। टैंगली भी यहाँ पर लिली के लिए खुश थी कि फाइनली उसकी दोस्त को वो सब कुछ मिल रहा है जिसको वो डिजर्व करती है। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो ना लिली से जेलसी फील करेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल उसे सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ रहा है ना, सब कुछ था उसके पास, उसे तब भी ये सब
आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मिसेस ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। तभी हम देखते हैं उसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। उसकी मॉम उससे कह रही थी कि तुम अपने डैड की मदद क्यों नहीं कर रही हो। यहाँ पर वो कहती है कि आप लोगों के साथ में सारे के सारे कॉन्टेक्ट तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन उसकी मॉम भी उससे सेम ही बात कह रही थी। आफ्टर ऑल तुम ही फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, इतना ज्यादा तो तुम स्टेटस रखती ही हो कि अपनी मर्जी से लोगों से इतने पैसे तो ले ही सकती हो कि तुम अपने डैड की जान बचा सको। अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर वो एकदम तंग आ जाती है और कॉल कट कर देती है और वो सोचती है कि बस अब बहुत हो गया, वो इन लोगों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। दूसरी तरफ हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि जिंग हुआई को अपने घर लेकर आ गई थी और जिंग हुआई भी उसकी फैमिली में काफी ज्यादा अच्छे से रह पा रहा था। लिली को यहाँ पर तब भी ये टेंशन थी कि कहीं जिंग हुआई सब कुछ उसके फैमिली के सामने बड़बड़ा ना दे। इसके बाद हम देखते हैं लिली अपनी मॉम के साथ में बैठी होती है और दूसरी तरफ जिंग हुआई उसके डैड की सारी प्लेटिंग वगैरह रिमूव करने में मदद कर रहा था। यहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हारा बॉस तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो अपने मॉम से कहती है मॉम ऐसा बस कुछ मत सोचना, वो बस मेरा बॉस है। तो बस ये लगता है कि 3 साल से मैं उसकी वाइफ थी। ये बात सुनते ही उसकी मॉम तो एकदम हैरान हो जाती है। देखते हैं लेकिन लिली अपनी मॉम को एकदम शांत करती है और कहती है हम लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वो अपनी मॉम को समझाने लग जाती है कि वो कंपनी से फायर नहीं होना चाहती। उसकी मॉम उससे कहती है बेटा लेकिन ये सब कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन तब भी वो अपनी मॉम को पटा ही लेती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर टैंगली को देखते हैं जो कि अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी बटलर उसके सामने आता है और उससे पूछता है मैम आप इतनी देर से कहाँ पर थी। तो फिर वो यहाँ पर बहाना करने लग जाती है कि रियलिटी तो वो बटलर को भी नहीं बता सकती थी ना। के बाद हम देखते हैं वो बटलर के साथ में अपने स्कूटर तक आती है। वो कहती है कि मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ और फिर वो अपना स्कूटर स्टार्ट करती है और फिर वो बटलर को बाय बोलकर चली गई थी। हम देखते हैं बटलर जैसे ही चैन को इस बारे में इन्फॉर्म करता है, चैन को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर टैंगली के डैड को देखते हैं जिनको अभी भी लोन शार्क्स ने कैप्चर कर रखा था, लेकिन हम देखते हैं टैंगली वहाँ पर पहुंच जाती है। डैड तो बड़े ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन सबसे पहले तो वो आकर अपने डैड को ही पीटती है और कहती है कि आखिरकार जब इतनी ज्यादा तुम्हारी वो ही नहीं है हिम्मत तो फिर तुमने मुझे पैदा ही क्यों करा, मेरी जिंदगी पे आकर तुम बोझ बन चुके हो। यहाँ पर टैंगली अपने डैड को खुद ही हाथ काटने वाली थी, लेकिन लोन शार्क रोक देता है और कहता है कि बस हमें हमारे पैसे दे दो और अपने डैड तुम्हें ही मुबारक। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आया अपने डैड के साथ ऐसा करते हुए। वो कहती है कि हाँ आ गई इसलिए जा रही हो, लेकिन हम देखते हैं उसको रोकते हैं। वो फिर दूसरा लोन शार्क टैंगली को दिखाने के लिए उसके डैड को मुक्के बजाने लग जाता है। टैंगली कहती है कि मुझे क्या और मारो। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो अपना पर्स ओपन करने वाली, लेकिन लोन शार्क्स बीइंग लोन शार्क सबके सब उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं और एक लोन शार्क ने तो यहाँ पे टैंगली को अपने चाकू के पॉइंट पे रख लिया था। टैंगली यहाँ पर कहती है कि गलत बंदी से पंगा ले रहे हो तुम लोग, तुम्हें पता है मेरे बैग में पैसे वैसे नहीं है, बॉम्ब लेकर आई हूँ मैं इसमें। और हम देख पाते हैं कि हाफ जिप अप होने के बाद हम बॉम्ब नजर भी आ रहा था। हम देख पाते हैं जो लोग अभी तक गन पॉइंट लेकर खड़े हुए थे वो सबके सब ऑफिसर्स थे। ऑफिसर ली यहाँ पर कहता है कि ये इतनी ज्यादा चालाक लड़की है, इसने क्राइम रिपोर्ट करा है। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो लोन शार्क भी एकदम लिली से पीछे हो जाता है। उसके बाद लिली उस बॉम्ब को उठाती है और अपने डैड की चेस्ट पर रख देती है। टैंगली के डैड उसे अपनी इमोशनल बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मैंने बचपन से तुम्हें पाला है, आखिरकार तुम मेरे साथ में इतनी ज्यादा कैसे खराब कर सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो अपने डैड का कान पकड़ लेती है और कहती है कि तुम वही आदमी हो जो कि मुझे 500 युआन में बेचने को तैयार हो रहा था। यहाँ पर डैड और टैंगली के बीच में बात हो ही रही थी कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर चैन भी पहुंच जाता बटलर के साथ। टैंगली उसको देखकर सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। हम देख पाते हैं कि चैन अपने पैरों पे खड़ा हो गया था। बटलर से अपने हाथ में गन मांगता है और फिर उसको लोड कर लेता है। टैंगली पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो, और हम देखते हैं चैन टैंगली के हाथ में गन दे देता है और फिर उसने लोन शार्क के ऊपर उस गन पॉइंट को एम कर लिया था। चैन टैंगली से कहता है कि तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा यहाँ पे। लोन शार्क तो एकदम घबरा गया था। यहाँ पर ऑफिसर कहता है ये क्या कर रहे हो, तो फिर चैन कहता है आप टेंशन मत लीजिए ये एयर गन है। फिर हम देखते हैं कि वो सब लोगों को उस गन से शूट करवाता है, इवन टैंगली के डैड को भी। इस वजह से उस गन की वजह से उनको हल्की सी चोट लग गई थी क्योंकि वो एयर गन थी। के बाद हम देखते हैं कि टैंगली चैन को गले लगा लेती है और कहती है मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। चैन भी यहाँ पर उसको संभाल लेता है और हम देख पाते हैं कि चैन असल में टैंगली के साथ में सिंपैथाइज करवा पा रहा था। उसके बाद ऑफिसर ली बाकी के ऑफिसर से कहते हैं कि इन सभी लोगों को कैप्चर कर लो। उसके बाद ऑफिसर ली टैंगली से पूछते हैं कि तुम ये बॉम्ब क्यों लेकर आई थी। तो वो कहती है कि अगर आप मुझे सेव नहीं करते तो फिर मुझे कोई अल्टरनेटिव तो निकालना ही था ना खुद को सेव करने के लिए, इसी वजह से मैं अपने लिए ये बॉम्ब लेकर आ गई। और यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था वैसे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टैंगली और चैन निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ
पर ऑफिसर ली के पास में आती है, कहती है आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? वो भी कहता है कि हाँ ये तो शायद मेरे दोस्त जिंग हुआई की वाइफ है, मुझे लगता है कि ये उसे बिट्रे कर रही है, लेकिन मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। उसी तरफ हम जिंग हुआई को देखते हैं जो कि लिली के घर पर ही स्टे करने वाला था। पेरेंट्स भी उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और फिर हम देखते हैं लिली जिंग हुआई को एक चादर देती है और वो उसके घर पे काउच पे ही लेट जाता है। तभी जिंग हुआई को एक कॉल आती है। कॉल ऑफिसर ली ने कही थी। वो यहाँ पर बताते हैं कि असल में तुम्हारी वाइफ तुम्हारे ब्रदर के साथ तुम्हें चीट कर रही। वो ये बात सुनकर एकदम ही हैरान रह जाता है। फिर उसके पास में वो टेंगली की फोटो भेज देता है। चांग हुई सोचता है शायद इसको कोई गलत फहमी हो गई है। वही हम लिली को देखते हैं जो कि वॉशरूम जा रही थी। जिंग हुआई उसको देखता है और उसे अपने पास बुला लेता है। लिली सोचती है कि अब मैं कहाँ फंस गई, लेकिन फिर वो उसके पास चली जाती है और उसके पास बैठकर पूछती है बताओ क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। वो यहाँ पर उससे कहता है कि पिछले 3 सालों में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी करा मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। यहाँ पर वो उससे कहती है अच्छा तुमने सिर्फ और सिर्फ माफी बोलेंगे लेकिन मुझे यहाँ पे बुलाया है, चलो काफी ज्यादा लेट हो गया है मैं चली ही जाती हूँ। फिर वो कहता है कि उस दिन जब बटलर तुम्हें ढूंढने के लिए आया था असल में मुझे तुम्हें खुद ढूंढने के लिए आना चाहिए था। मैं उस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हें इम्पर्सनेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि टेंगली यहाँ पर लिली को इम्पर्सनेट कर रही है। वो जाने लग जाता है लेकिन हम देखते हैं लिली उसको रोक लेती है और कहती है मैंने ही टेंगली से बोला था कि वो मेरी जगह ले ले। यहाँ पर वो जानबूझकर अपनी दोस्त को प्रोटेक्ट कर रही थी। वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने इतनी अच्छी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने से कैसे गिव अप कर दिया और तुम्हारी हैप्पीनेस कोई और एंजॉय करा था। फिर वो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करके मुझे ऐसे छोड़ के चले गए थे जैसे मैं एक्सिस्ट ही नहीं करती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है। हम देख पाते हैं कि लिली यहाँ पर जिंग हुआई को बहुत ज्यादा सुना रही। देख पाते हैं कि लिली के पेरेंट्स ने भी उसकी सारी की सारी बातें सुन ली थी और फिर वो लोग भी जिंग हुआई को बहुत ज्यादा मार रहे और कह रहे थे कि हमारी बेटी के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लिली उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर लिली के पेरेंट्स उससे कह रहे थे कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई। जिंग हुआई को तो उन्होंने अपने ही घर पे बंदी बना लिया था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जिंग हुआई को ऑफिसर ली की यहाँ पे वीडियो कॉल आती है और वो भी उसको अलग ही कहानी सुना रहा था। दूसरी तरफ हम यहाँ टेंगली को देखते हैं जिसको चैन बैंडेज लगा रहा था क्योंकि उसके चोट लग गई। टेंगली यहाँ पर उसका शुक्रिया करती है और फिर जाने लग जाती है। हम देखते हैं कि चैन इस बार अपनी व्हील चेयर से उठ ही नहीं पाता। उससे पूछते तुम्हें हर्ट हो रहा है तो फिर वो कहता है हाँ। तो फिर वो कहते हैं किसने बोला था सारी की सारी एनर्जी लगाने, चलो मैं तुम्हें बेड तक पहुंचाने में हेल्प कर दूंगी। तो यहाँ पर उसको उठाकर बेड पर ले जा रही होती है लेकिन हम देखते हैं वो तो उसके ऊपर ही आ जाता है। यहाँ पर वो उससे अपनी फीलिंग्स का इजहार करने लगा था और उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन टेंगली उसे खुद से दूर करके उठ के आ जाती है। ऐसी वो डोर ओपन करती है। हम देखते हैं ऑफिसर लिया बाहर ही खड़ी हुई थी और वो टेंगली को बाहर लेकर आती कहती है कि असल में ऑफिसर ली ने तुम्हारे हस्बैंड को ऑलरेडी सब कुछ बता दिया। वो कहती है कि वो सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगी और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोबारा से चैन के पास में आ गई। पर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं लेकिन मिसेज ही तब तक वहाँ पे पहुंच गई। वो उन दोनों को देखती है और फिर चली जाती है। यहाँ पर टेंगली पूछती है ये क्या हुआ। तो फिर हम देखते हैं कि चैन बताता है मेरी मॉम तो बहुत ज्यादा खुले ख्यालातों की। वो कहती है इतनी ज्यादा। हम मिसेज ही को देखते हैं जो कि ये सोचकर खुश हो रही थी कि टेंगली चलो अब ही फैमिली छोड़कर नहीं जाएगी। और फिर वो दोबारा से रूम में आ जाती है और चैन कहता है मॉम आप फिर से आ गई। हमें पता चलता है कि असल में टेंगली ने मिसेज ही को ऑलरेडी बता दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रियल मिसेज ही को इम्पर्सनेट कर रही थी। हम ऑफिसर ली को भी देखते हैं जो कि टेंगली को सबके सामने एक्सपोज करने के लिए ही हाउस भी पहुंच गया। लेकिन फिर जब वो वीडियो कॉल में देखता है कि जिंग हुआई को बंदी बना रखा है तो फिर वो सबसे पहले उसको रेस्क्यू करने का जाने का सोचता है। के बाद हम देखते हैं मिसेज ही को जो कि टेंग ली के पास में आती है। वो टेंग ली उनसे पूछती है कि आपको बुरा नहीं लगा कि मैंने आपकी डॉटर इन लॉ को इम्पर्सनेट करा। तो वो कहती है नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, तुम्हारे खुद के अपने रीजंस रहे होंगे तभी तुमने ये सब कुछ करा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जो कि बिल्कुल अपनी लाइफ में सारी उम्मीदें खो चुका था वो वापस से चलना शुरू कर गया। यहाँ पर वो भी मिसेज ही का हाथ पकड़ती है और कहती है कि आप इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और वो कहती है कि अगर तुम हमें छोड़ के चली जाती तो फिर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता। अच्छी बात है कि तुम अभी भी हमारे परिवार में रह सकती हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मिसेज ही को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि जिंग हुआई को किडनैप कर लिया गया है। वो इस बारे में परेशान होती है और फिर वो सवाल करती है कि वो किडनैप कैसे हो गया। फिर यहाँ पर टेंगली भी परेशान होती है लेकिन चैन कहता है वो किडनैप नहीं होगा, वो से टेंगली के साथ में। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो कि टेंगली को फोन लगाने की कोशिश करती है और टेंगली भी लिली को ही फोन लगा रही थी तो फिर दोनों का ही फोन आपस में बिजी जा रहा है। जिंग हुआई यहाँ पर कुछ कहता है लेकिन हम देखते हैं लिली तो उसको थप्पड़ लगा देती है और कहते हैं तुम तो चुप ही रहो, सारा का सारा बवाल तो तुम्हारी वजह से हुआ है। पहला ऐसा चाइनीज ड्रामा देख रही हूँ जहाँ पर नाइट स्टैंड के बाद मेल लीड को इतना ज्यादा झेलना पड़ रहा है। वही हम देख पाते हैं कि ऑफिसर ली अपने कुछ ऑफिसर्स को लेकर टेंगली के घर पे पहुंच गए थे। वो उनके घर पे सबके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं और सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जिंग हुआई तो तुरंत ही लिली के ऊपर गिर गया था। दूसरी तरफ हम टेंगली और चैन को देखते हैं जो कि लिली के अपार्टमेंट के नीचे ही खड़े थे। टेंगली कहती है कि मुझे चेक करके आना पड़ेगा कि लिली की सेफ्टी मेक श्योर है या फिर
फिर नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि चैन उसको रोकता है और कहता है कि मेरा ब्रदर इस सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंश्योर ही रहेगा। वो कहती है मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा। और ये बोलने के बाद वो उठकर चली जाती है। हम देख पाते हैं कि उधर जिंगहुआई लिली को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद आगे आ गया था। इसके बाद वो ऑफिसर ली के सामने जाता है, वो उसको एक लगाता है और कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर ऐसे कैसे गन्स को लेकर आ गए। वो उसको बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है, पता नहीं तुमने क्या समझ रखा है। यहाँ पर ऑफिसर ली को भी अपनी गलती का एहसास होता है और दूसरा ऑफिसर जो उसके साथ में आया था वो भी कहने लग जाता है कि मुझे इतनी ज्यादा जल्दी में लेकर आया है यहाँ पे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिंगहुआई कहता है अब जाओ यहाँ से, और ऑफिसर ली अपने दूसरे गार्ड के साथ में निकल जाते हैं। के बाद हम देखते हैं टेंगली भी लिली के पास में पहुंच गई थी। वो तुरंत ही लिली को चेक करती है और मेक श्योर करती है कि लिली एकदम सेफ है। और फिर वो सवाल करती है कि तुमने जिंगहुआई को किडनैप करके रख लिया था। यहाँ पर वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं टेंगली जिंगहुआई के सामने आती है और उसको सब कुछ सच बताकर उससे माफी मांगने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिली खुद अपनी दोस्त के लिए नील डाउन हो गई थी कि उससे कुछ ना हो, ऐसी दोस्त तो भगवान सबको दे। इसके बाद टेंगली भी नील डाउन हो जाती है और दोनों ही जिंगहुआई से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें माफ कर दिया जाए। यहाँ पर लिली के पेरेंट्स ये सब कुछ देख रहे थे और वो सोचता है कि उन्हें भी नील डाउन होकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जिंगहुआई उन्हें रोकता है और कहता है ये इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, आप ऐसा मत करिए। के बाद वो पहले तो यहाँ पे लिली को खड़ा करता है, फिर जिंगहुआई लिली से कहता है कि मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। लिली भी बहुत ज्यादा खुश होती है टेंगली के लिए, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर वो जिंगहुआई को गलती से हक कर लेती है। जिंगहुआई बेहोश हो गया था क्योंकि उसको काफी ज्यादा मारा पीटा गया था। अगला सीन हम देखते हैं हॉस्पिटल का। यहाँ पर जिंगहुआई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फैमिली के मेंबर्स भी हॉस्पिटल में थे और सबके सब प्रे कर रहे थे कि जिंगहुआई को कुछ न हुआ हो। लिली भी वहीं पर मौजूद थी। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आते हैं और सबको इन्फॉर्म करते हैं कि अब वो बिल्कुल खतरे से बाहर। इसके बाद कुछ रिपोर्टर्स आते हैं और वो तुरंत ही लिली को घेर लेते हैं और उससे सवाल जवाब करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मिस्टर ही का इतना ज्यादा बुरा हाल कर दिया कि उन्हें रातों रात हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। आखिरकार उनसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो कि उन्हें इतना ज्यादा मारा गया। ये सब कुछ चल ही रहा था और लिली के पास में कोई जवाब ही नहीं था देने के लिए। लेकिन हम देखते हैं चैन के साथ में वहाँ पर टेंगली आ जाती है ताकि वो लिली को रेस्क्यू कर पाए। चैन के साथ में कुछ प्लान बनाती है और फिर लिली के साथ में चली जाती है। कहती है कि तुम्हें इन लोगों को कोई भी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ इननेसेसरी है, मैं इन सब लोगों को सच बताऊंगी। बाकी सब लोग भी यहाँ पर तमाशा देख रहे थे और मिसेज ही यहाँ पर ग्रैंड माँ को पहले ही बीपी की दवाई दे देती है। ग्रैंड माँ कहती है मैं ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मिसेज ही यहाँ पर उन्हें जबरदस्ती वो खिलाई देती है क्योंकि आगे जो सच्चाई पता चलने वाली थी तो फिर इसकी जरूरत तो पड़ती है। और फिर हम देखते हैं टेंगली सारे के सारे रिपोर्टर्स के सामने रियलिटी बता देती है कि अभी तक वो रियलिटी में लिली को इम्पर्सनेट कर रही थी। और फिर वो नेकलेस अपने पर्स से निकालती है और बताती है कि असल में ये मिस्टर ही ने लिली को गिफ्ट दिया था, लेकिन मैंने ये चोरी कर लिया और सभी लोगों ने ये समझा कि मैं मिस्टर ही की लवर हूँ। यहाँ पर लिली टेंगली को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने दूंगी। इस बीच हम देखते हैं कि जिंगहुआई भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं टेंगली अपनी पास्ट लाइफ का सीन याद करती है जहाँ पर वो ही फैमिली में पकड़ी गई थी कि असल में वो लिली को इम्पर्सनेट कर रही थी और उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया था। उस टाइम पर लिली ही थी जिसने टेंगली को जेल से बाहर निकाला गया। फिर जब वो दोबारा से ही फैमिली गई लिली के बारे में पता करने के लिए, उसको पता चला कि चाइल्ड बर्थ में उसकी डेथ हो गई। और प्रेजेंट में यहाँ पर टेंगली वो सब कुछ याद कर रही थी और लिली का इतना ज्यादा बड़ा दिल देखकर वो बहुत ज्यादा टच फील करती है। ग्रैंड माँ जो कि अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, वो जिंगहुआई से पूछती है सब कुछ क्या चल रहा है, तो फिर वो उन्हें अच्छे से समझा देता है। ग्रैंड माँ तो एकदम ही हैरान हो जाती है और मिसेज ही उनको संभाल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं टेंगली सभी रिपोर्टर्स की बातों का अच्छे से जवाब दे रही थी। रिपोर्टर बदतमीजी करने की कोशिश करता है इसको, तो यहाँ पर लिली और टेंगली दोनों ही पकड़ कर पीटते हैं और फिर सबके सब डर के भाग गए थे। हम देख पाते हैं कि इन लोगों के बीच के ज्यादातर सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी एंड हो गए थे। जब यहाँ पे जिंगहुआई चैन और टेंगली को इतने क्लोज देखता है तो वो पहचान जाता है कि उस दिन जो बेड पर लड़की थी वो पक्का टेंगली। ग्रैंड माँ को अभी भी इन सारी बातों पे काफी ज्यादा गुस्सा था, ही उनसे कहती है कि आप ये धीरे धीरे एक्सेप्ट कर ही लोगी। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर चैन टेंगली को अपने साथ में एक जगह पर लेकर आ गया था। उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने कार्ड्स दूंगा और वो उसको कार्ड्स निकाल के देता है तो फिर वो उसके चीक्स पे किस कर दिया और फिर वो कार्ड्स लेकर चल देती है। यहाँ पर चैन बहुत ज्यादा टेंगली के लिए फील कर रहा था। नेक्स्ट हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर टेंगली जैसे ही बैंकलेट हटाती है तो फिर वहाँ पर चैन ऑलरेडी लेटा हुआ था। वो उसे अपने पास बुलाता है लेकिन वो कहती है कि मैं दूसरा यूज कर लूंगी अपने लिए। वो उसको रोकता है और अपने पास ही बैठा लेता है और फिर वो उसके साथ में कोजी होने लग गया था। दोनों यहाँ पर पहले तो मजे से बात कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं इसके बाद टेंगली अपने बचपन के कुछ ट्रॉमास उससे शेयर करने लग जाती है और चैन उसको कंसोल कर रहा था। वो उससे कहता है कि अब मुझसे वादा करो खुद को बिल्कुल भी हार्म नहीं होने दोगी। वो भी उससे प्रॉमिस करती है और इसके बाद हम देखते हैं चैन टेंगली को हक कर लेता है। उसी तरफ हम लिली को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी कि तभी उसको हॉस्पिटल
हॉस्पिटल से किसी अथॉरिटी का कॉल आती है कि जिंग हुआई सिर्फ और सिर्फ आपका नेम ले रहा है और वो बहुत ज्यादा परेशान है आपको याद करते हुए। हम देखते हैं कि लिली को भी हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। इसके बाद वो बैठी हुई थी और नर्स भी काफी ज्यादा हेजिटेंट थी और हम देखते हैं कि लिली को ये एट द एंड जिंग हुआई को स्पॉन्ज बाथ देना पड़ जाता है। नर्स चली जाती है और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिली जिंग हुआई के बटन्स ओपन करने की कोशिश करती है। वो तो उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और वो उससे कहती है कि बस भी करो भाई, लेकिन हम देखते हैं वो उसको गले लगा लेता है और कहता है कि लिली प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। काफी ज्यादा इमोशनल था और लिली कहती है शायद तुम्हें आराम की जरूरत है, लेकिन हम देखते हैं कि जिंग हुआई उसे रोक कर गले लगा लेता है और उससे कहता है मुझे अबेंडन मत करो। वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन वो उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ हम यहाँ पे टेंगली को देखते हैं जिसको अपने पास्ट लाइफ के विजन्स आ रहे हैं, जहाँ पर उसको दिखता है कि लिली के साथ कुछ बुरा हो रहा है। नाइटमेयर के साथ एकदम से उठ जाती पर चैन उसको संभालता है और उससे कहता है क्या तुम्हें एक और बुरा सपना आया। यहाँ पर कहती है मुझे तुरंत ही लिली के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर उससे कहता है कि वो सिर्फ एक नाइटमेयर है, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। वो उसको ज्यादा समझाता है तो फिर वो भी उसकी बात समझ जाती है। अगले सीन में हम यहाँ पर टेंगली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल गई थी, जहाँ पर वो जिंग हुआई और लिली को साथ में देखकर जाने लग जाती है, लेकिन नर्स आकर उसे बताती है कि रात भर ये लोग एक दूसरे के साथ में थे और इसके बाद उसको कुछ पैकेट देने के लिए कहे गए थे, वो नर्स उसको दे देती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर टेंगली एक आर्ट गैलरी घूमने के लिए आई थी, सोचती है कि शायद इस लग्जरी लाइफ को अब बाय बाय बोलना ही पड़ेगा। या यहाँ पर टेंगली के साथ में बैड बिहेव कर रही थी और उससे कहती है कि ये आर्ट गैलरी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दी गई है। फिर वो उसे अपनी दोस्तों के साथ में परेशान करने लग जाती है और कहती है जो ये लग्जरी लाइफस्टाइल का तुम दिखावा करती थी वो सब कुछ बंद कर दो। और ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम भी किया जा रहा था। दूसरी तरफ हम मिसेस ही को देखते हैं जो कि नाराज ग्रैंड माँ को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी बटलर आता है और उनको सब कुछ जो आर्ट गैलरी में हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। मिसेस ही कहती है वहाँ पर जाना पड़ेगा और हम देखते हैं ग्रैंड माँ भी कहती है मुझे भी लेकर चलो और फिर हम देखते हैं बटलर उनको वहाँ पे लेके जाता है और मिसेस ही चैन को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है। बटलर यहाँ पर सोचता है कि ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा टेरेबल होता जा रहा है। दूसरी तरफ हम शिया को देखते हैं जो कि टेंगली को नीचे दिखाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि उसने अपनी रियलिटी पब्लिकली जो एक्सेप्ट कर ली थी। ये लड़कियां टेंगली को बुली करना स्टार्ट करते हैं कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिली आ जाती है उसको सपोर्ट करने के लिए। वो यहाँ पर अपनी दोस्त के लिए साथ देती है और यहाँ पर हाथापाई तक मामला पहुँचता है, लेकिन इन दोनों के मैंस आ जाते हैं। जिंग हुआई और चैन दोनों ही यहाँ पर अपनी गर्ल्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। ग्रैंड माँ और मिसेस ही भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ग्रैंड माँ तो आते ही शिया को सुनाना स्टार्ट कर देती है। शिया के ग्रैंडपा भी वहाँ पर पहुंच गए थे। पहले तो वो शिया का साथ दे रहे थे, लेकिन चैन उनको वो वीडियो दिखा देता है। फिर वो उससे अपोलोजाइज करने के लिए बोलता है, लेकिन शिया बहुत ज्यादा एरोगेंट थी और वो अपोलोजाइज करने के लिए मान ही नहीं रही थी। लेकिन हम देखते हैं लिली अभी भी टेंगली के बिहाफ पर ही बोल रही थी। टेंगली को भी एहसास था कि लिली उसकी पक्की दोस्त है और वो अपनी दोस्त को गले लगा लेती है। हम देख पाते हैं कि मिसेस ही और ग्रैंड माँ भी इन दोनों की दोस्ती को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हैं। शिया के ग्रैंडपा को भी एहसास हो जाता है कि उनकी ही ग्रैंड डॉटर की गलती है, लेकिन तब तक चैन उन लोगों को सजा दिलवा चुका था। और हम देखते हैं शिया और उसकी दोस्त सबको ये रियलाइज होता है और कॉल से पता चलता है कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। शिया के ग्रैंडपा की तो तुरंत ही तबीयत खराब होने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं लिली और जिंग हुआई को, दोनों ही आपस में अच्छा खासा बॉन्ड कर पा रहे थे और चैन और टेंगली के बीच में तो अच्छी बॉन्डिंग थी ही पहले से ही। ग्रैंड माँ भी यहाँ पर इन लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जब ये लोग आर्ट म्यूजियम से बाहर निकल रहे थे तो फिर एक स्नाइपर इनके ऊपर गन पॉइंट करके खड़ा था। समहाउ ये लोग तुरंत ही अपनी बुलेट प्रूफ कार में बैठ जाते हैं और इनके गार्ड्स भी उनको प्रोटेक्ट करे। ये लोग उस जगह से एस्केप कर पाते हैं, लेकिन हम उस स्नाइपर को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मैं मिस हो गया लेकिन अगली बार नहीं होगा। अगले सीन में हम यहाँ पर लिली और टेंगली को देखते हैं जो कि दोनों आपस में बात कर रही थी और मिसेस ही भी आती है उनके साथ में। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर टेंगली और लिली को देखते हैं, दोनों ही दोस्त बातें करती हैं और इन लोगों को रियलाइज होता है कि शायद अभी इन्हें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो कुछ भी कैश इनके पास है उसको लेकर ये लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे। मिसेस ही इनको जाते हुए पकड़ लेती है, लेकिन वो भी उनके इमोशंस को समझ पाती है और इन्हें अपने कार्ड भी दे देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं चैन को इस बारे में पता चलता है और जियांग हुआई जो कि उसी स्नैपर को पकड़ने की मिशन पर था वो यहाँ पर उसको भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। उसी तरफ हम लिली और टेंगली को देखते हैं जो कि एक क्लब में मस्त पार्टी कर रहे थे। लोग मस्त ड्रंक हो जाते हैं और इन्होंने तो अपने लिए मेल मॉडल्स का भी इंतजाम कर रखा था। हम चैन और जियांग हुआई को भी देखते हैं जो कि उस क्लब में पहुंच गए थे। वो लोग थोड़े परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से उन लड़कियों से जाकर वो बात करेंगे। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो भी मेल मॉडल का अवतार लेकर उनके पास चले जाएंगे और हम देखते हैं कोइंसिडेंटली हम ये दोनों लड़कियां अपने लिए अपने मैन को चूज कर लेती है मेल मॉडल के तौर पर भी। लोगों ने अपने आई पे मास्क लगा रखा था, इस वजह से उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाता और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं।
इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैंग ली जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो फिर वो रात में किसी के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी थी। सेम चीजें लिली के साथ में थी और ये दोनों ही परेशान हो जाती है कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया और अपना पारा ही खो बैठी। लेकिन फिर जिंगहुआई आता है और कहता है कि कुछ ज्यादा ही ड्रिंक नहीं कर लेती तुम। लिली जैसे जिंगहुआई के एब्स देखती है उसकी तो नोज ब्लीड होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम टेंगली को देखते हैं जो कि सोचती है जो हो गया सब वर्थ इट था। वो ड्रेसअप होती है और फिर चैन को देखती भी नहीं है और कहती है कि तुमने बढ़िया काम किया और उसको कैश देने लग जाती है। लेकिन वो जैसी पलटती है उसको देखकर एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि ये तो चैन ही था। वो यहाँ पर उससे कहता है कि अगली बार तुम ऐसा प्लीज मत करना और फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी बात होती है और फिर हम देखते हैं चैन यहाँ पर टेंगली से बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और इसके बाद वो फिर से उसके क्लोज आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम टेंगली और लिली को देखते हैं। यहाँ पर टेंगली बैक पेन की कंप्लेन कर रही थी और फिर ये दोनों ही लड़कियां अपना अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ में शेयर करने लग जाती हैं। और जियांग हुई और यहाँ पर चैन दरवाजे पे खड़े होकर इन दोनों की बातें सुन पा रहे थे। दोनों लड़कियां सोचती हैं कि वैसे ही फैमिली में भी शादी करके कोई बुराई नहीं है, दोनों एक साथ भी रह पाएंगे और बढ़िया लग्जरी लाइफ भी जिएंगे। वहीं हम चैन और जियांग हुई को भी देखते हैं जो की इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ग्रैंड माँ और मिसेज ही भी अपने बच्चों की बातें सुन रही होती है और पूरी की पूरी ही फैमिली ये सब कुछ देखने लग जाती है। यहाँ चैन और जियांग हुई दोनों ही लड़कियों के सामने नील डाउन हो जाते हैं और कहते हैं भगवान के लिए हम एक्सेप्ट कर लो। अब ये सब कुछ हम देख पाते हैं कि पूरी पूरी फैमिली भी ऑब्जर्व कर रही थी। लिली यहाँ पर अपनी शर्तें रख देती कि उसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट भी रहना है और जियांग हुई भी कहता है कि हाँ तुम कंपनी में मस्त काम करो, उस जॉब को तुमने अपने बहुत ज्यादा मेहनत से पाया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टेंगली भी अपने पेंटिंग वाले करियर में बढ़िया परस्यू कर रही। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि दोनों ही कपल्स ने अपने अपने मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिए थे। सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और हमें पता चलता है कि जियांग हुई और लिली तो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। चैन यहाँ पर टेंगली से कहता है तो फिर वो भी उसे अपना टेस्ट दिखा देती है। ग्रैंड माँ और यहाँ पर मिसेस ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं अपने परिवार को खुश देख। सब लोग साथ में खुश रहते हैं और इसी सीन के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।